कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे जीएसटी और महंगाई के कनेक्शन की, जहां पर अब जीएसटी की दरें लगती हुई नजर आई हैं। काफी सारे डिटेल्स हैं इसमें। 25 किलो से ऊपर में यहां पर नहीं लगेगा, उसके बारे में यहां पर बात करेंगे और बताएंगे कि फाइनल फूड प्रोडक्ट एज एन उपभोक्ता के लिए हिसाब से आपके लिए उसके क्या मायने हैं। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि यहां पर इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट की ड्यूटी घटा दी है। और बुआई पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि जुलाई में अब यहां पर जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से बुआई पिछले साल के बराबर और कई क्रॉप्स में तो पिछले साल से ज्यादा ही देखने को मिली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और केट के पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स कमेटी के चेयरमैन प्रदीप जिंदल। लेकिन सबसे पहले हम नंबर्स यहां पर बुआई के ही देखेंगे, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी बढ़त बनते हुए नजर आई है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते के जो नंबर्स थे वो इन द नेगेटिव थे, लेकिन जो लेटेस्ट नंबर्स हमने फ्राइडे को आते हुए देखे हैं वहां पर अब एक बढ़त देखने को मिली है। जिस तरह की बारिश है जो कि अबव नॉर्मल अब है, वो फसलों की बुआई में यहां पर बढ़त दिखाती हुई नजर आई है। तो चाहे वो दालें हैं, तेल हैं, इसके अलावा कॉटन में, चीनी, केन में, हमने सभी जगह यहां पर जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए देखे हैं। दालों की अगर बात की जाए तो यहां पर बुआई के नंबर्स करीबन 9% बढ़ते हुए नजर आए हैं। बाजार को डर था कि जिस तरह से दालों के भाव लगातार एमएसपी के नीचे हैं, शायद उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन खाने के तेलों की फसलों की बुआई भी यहां पर बढ़ी है। धान सबसे बड़ा जो गैप डाउन चल रहा था, वहां पर भी हमने नंबर्स बेहतर अब यहां पर होते हुए देखे हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप सोइंग के नंबर्स, जहां पर सोयाबीन की बुआई 10% बढ़ी है, कॉटन की बुआई में करीबन 10% का इजाफा है और काफी हद तक यही हाल यहां पर दालों का भी है। आपको लगता है जिस तरह से मॉनसून और बुआई के नंबर्स हैं, कुछ प्रेशर हम पड़ता हुआ देख सकते हैं इन पर? जी हाँ, ओवरऑल जो हिसाब से मॉनसून ने जो लास्ट में पिकअप लिया है, वो हिसाब से लग रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे, सो जो यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके बाद भी सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस, वो गेहूं है या कॉटन है या शुगर है, सभी के प्राइसेस रिसेंटली लास्ट 15 से 20 दिन में, एडिबल ऑयल्स है, एडिबल सीड्स है, सभी के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नीचे आया है। सो मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। और फूड इन्फ्लेशन जो एक कंसर्न था आज से 2 महीने पहले, वो आगे जाके कोई बड़ा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंसर्न फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और जैसे जैसे मॉनसून की चाल बेहतर हुई है, बुआई के आंकड़े भी बेहतर आते हुए दिखे हैं। और जैसे मनीषा जी ने बताया भी कि दालों की बुआई हो, तिलहन फसलों की बुआई हो या फिर सोयाबीन की बुआई हो, वहां पर हमने इजाफा होते हुए देखा है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है जीएसटी से जुड़ी हुई। और अलग अलग कमोडिटीज पर, फूड ग्रेन्स पर कई सारे आइटम्स हैं जो कि अब जीएसटी के दायरे में आएंगे और यहाँ पर 12%, 18%, 5% तक के जीएसटी का सेग्रीगेशन हुआ है। पनीर, गेहूं, आटा, पैकिंग वाली दही, शहद, छाछ, ये तमाम वो फूड कमोडिटीज होंगी जहां पर 5% जीएसटी इम्प्लाई होगा। वहीं अगर आप चमड़े की बात करें, लेदर की बात करें, कंपोजिशन लेदर की बात करें, तो वो 12% की जीएसटी के दायरे में आएंगे। और साथ ही 18% तक की जीएसटी भी लगेगी कई एक्टिविटीज पर, जिसमें अनाज दालों की सफाई, छटाई या फिर ग्रेडिंग शामिल है। क्या इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर्स पर, ट्रेडर्स पर, इंडस्ट्रीज को कैसे देख रही है डेवलपमेंट को, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए प्रदीप जिंदल हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन है पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स कमेटी यानी कैट के। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप बताइए, काफी सारे इनफैक्ट इंडस्ट्री का व्यू, गवर्नमेंट का व्यू काफी क्लैश हुआ था कि जीएसटी जो फूड आइटम्स पर या अलग अलग कमोडिटीज पर लगने की बात हो रही है, उसको लेकर काफी मीटिंग्स भी हुई और फाइनली भी डिसीजन लिया गया है। तो पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से हमने अपनी प्रॉब्लम सरकार में रखी। और मैं निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। ये पहली बार हुआ है भारत में कि बड़े से बड़ा वकील और बड़े से बड़ा सीए यही नहीं समझा पाया कि खाद्यान्न पे, दाल पे, चावल पे कितना जीएसटी है, लगेगा नहीं लगेगा। और ये आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ 2 दिन मिले व्यापारी को, जबकि जीएसटी लेने में 7-8 दिन लगते हैं। तो आगे सरकार से हमारे को ये आकांक्षा है कि सरकार पहले स्टेक होल्डर से बात करे। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, 1500 लाख करोड़ की मार्केट है। तो इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम देना चाहिए सरकार को, डिस्कस करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।
तो एज ऑफ नाउ जिस तरह से जो क्लैरिफिकेशन आया है प्रदीप जी, और जो कहा गया है कि इतने किलो के नीचे है और ऊपर नहीं है, और जो एज ऑफ नाउ आप जैसे कारोबारियों को यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इमीडिएट इम्पैक्ट है? इसमें सरकार ने क्लियर किया है जो 25 किलो तक की कंज्यूमर पैकिंग है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा लीगल मेथोलॉजी एक्ट के हिसाब से, और जो 25 किलो के ऊपर की जो भी होलसेल पैकिंग है उसके ऊपर ये जीएसटी नहीं लगेगा। इससे हम व्यापारियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि ये जो व्यापारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो ई वे बिल निकालना, जीएसटी नंबर लेना, इनपुट लेना, उसकी कंप्लायंस करना, उससे बहुत बड़ी निजात मिली है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल का भी हम धन्यवाद करते हैं। जी, तो प्रदीप जी जो 25 किलो कंज्यूमर पैकिंग है वो कितने ही यूज होते हैं या कितने ही चलते हैं, और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, अल्टीमेटली जो होलसेलर होता है, फार्मर से लेकर के प्लेट तक जो चैन बनी हुई है, फार्मर से होलसेलर लेता है, होलसेलर से मिलर प्रोसेसर लेता है, उससे फिर ये अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही माल आता है। तो अल्टीमेटली सरकार को रेवेन्यू में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। नीचे से रेवेन्यू कोस्टिंग से जुड़ता हुआ अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को जाएगा, सरकार को तो फुल अमाउंट में रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन सरकार ने जो फार्मर से लेकर करके मिलर तक जाने तक का जो सफर था उसमें बहुत बड़ी निजात दी है सारे व्यापारियों को। ठीक है, एक चीज और प्रदीप जी, कंज्यूमर्स को तो डेफिनेटली पास ऑन करेगा। कई कंपनी हैं भी जिन्होंने तैयारी शुरू कर भी दी है इसको आगे पास ऑन करने के लिए, तो मान के चला जाए कि कंज्यूमर्स पर तो बोझ बढ़ेगा ही डेफिनेटली। कंज्यूमर पे अगर वो कंज्यूमर प्री पैक्ड और प्री लेवल लेता है लीगल मेथोलॉजी एक्ट के हिसाब से, तो ये 5% का कंज्यूमर को ये भुगतना पड़ेगा। अगर वही माल अनपैक्ड और कंज्यूमर अपने आगे तुलवाता है मार्केट में तो उसको ये जीएसटी नहीं लगेगा। यूज लेते हैं तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रीपैड लिया है तो आपको यहाँ पर लगेगा। और जैसे, और वो भी अगर 25 किलो का लिया है, कितने, मैं आपसे वही पूछी थी प्रदीप जी, कितने ही लोग यहाँ पर 25 रुपए का लेते हैं, और जो ओवरऑल हम यहाँ पर प्री पैक्ड ब्रांडेड ले ही रहे हैं उसके ऊपर तो सारी कॉस्ट ऑलरेडी है ही, तो डाउन द रोड कितना फर्क पड़ जाएगा? ये तो सब जीएसटी जो सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, तो अल्टीमेटली ये माल तो कंज्यूमर ने ही कंज्यूम करना है। तो ये जितना भी माल पैदा होता है ये सब होता है, तो ये तो टोटल वही जीएसटी मोर और लेस लग जाएगा, 95% लग जाएगा, 5% के करीब लूज में दिखता है। ओके ओके प्रदीप जी, और ये 2-3 चीजें हो गई हैं कि क्या आप कंज्यूमर पैकिंग में कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट पैकिंग में कर रहे हैं, लूज में कैसे जा रहा है। तो एज एन इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि क्लैरिफिकेशन तो आया है, लेकिन ये सेग्रीगेशन भी आई एम अज्यूमिंग पहले से होता ही होगा, लेकिन अब ये जीएसटी सारे अलग होते गए हैं। हाँ जी, ये जीएसटी सब अलग हो गया है। राइट प्रदीप जी, अभी भी इसमें काफी क्लैरिटी, हम क्लियरली ट्रेडर्स इसको यहाँ पर देख भी रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि क्लैरिटी तो यहाँ पर आई है, लेकिन क्लियरली काम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं अपने ग्रेन्स की तरफ से। क्या ये 5% में है, 12% में है, 18% में है? क्योंकि 3 तरीके की कैटेगरीज यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सरकार ने दी हैं, और ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ पर 5% जीएसटी में आता है, चाहे वो पनीर है, गेहूं का आटा है, पैकिंग वाली दही, शहद, छाछ, पापड़, खाद्यान्न, तो क्लियरली हर चीज़ों पर यहाँ पर जीएसटी लगता हुआ। लेकिन आगे बढ़ेंगे, और एक और बड़ी खबर भी है, और वो है इंडोनेशिया की तरफ से जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम होते हुए देखी है। उस पर बात करने के लिए हमारे पास सीईओ सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, हम बात भी कर रहे थे पिछली बार कि ये शायद कदम भी आता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि अब डेस्परेशन सेलर्स को है जहां पर एक्सेस सप्लाईज बनती हुई दिखी हैं। संदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मनीषा, आई कैन हियर यू। ये देखिए, ये जो इंडोनेशिया ने जो लेवी निकाल दी है, वो लेवी निकाल दी, ये डिसीजन 5 दिन से चल रहा था, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट भी थे और रूमर्स भी थी। उसको लेके मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया था। जो 4250 चल रहा था मलेशिया इंडेक्स, वो 3500 तक आ गई थी। तो वो बोलते हैं ना कि डर से ज्यादा गिरता है, और एक्चुअल आता है तब इतना नहीं गिरता है। तो आज मार्केट ज्यादा 200 रिंगिट अप चला गया है और स्टेबलाइज हो रहा है। मार्केट को होप है कि अभी ये डिसीजन से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उनका जो स्टॉक्स है वो कम करने में उनको राहत मिलेगी। तो वो बात है। और मीन टाइम में हमने देखा फ्राइडे को रात को भी शिकागो 200 पॉइंट अप था, आज 90 पॉइंट अप है।
क्रूड ऑयल भी स्टेडी हो गया है, तो ये सबको लेके अभी पाम मार्केट एक स्टेडीनेस की तरफ जा रहा है। एंड डिमांड बढ़ने से वर्ल्ड ओवर डेफिनेटली इंडोनेशिया को जो स्टॉक की है वो राहत मिल जाएगी। और अब जो एक बार जो मार्केट्स थे जिस तरह से बुरी तरह से नीचे आए हैं, अब इससे ये लेवल एक एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई 3500 रिंगिट का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट 3500 से 4500 रिंगिट के बीच में ये चलेगा, ये अभी अनुमान चल रहा है जहाँ तक पाम ऑयल का सवाल है। और सोया ऑयल और पाम ऑयल में भी गैप बढ़ गया है। सोया ऑयल का $1400 CNF का प्राइस है और पाम ऑयल का 1150 है। तो उस 1050 है, तो उसके लिए $350 का गैप हो गया है। $100 ड्यूटी का एडवांटेज है सोया ऑयल को, फिर भी $250 का गैप है, तो ये बहुत अच्छा गैप है और इससे पाम की डिमांड इंडिया में सब्सटैंशियली बढ़ेगी। ओके हाँ जी। तो संदीप जी, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे इंडोनेशिया से? क्योंकि इंडोनेशिया का जो ये बिहेवियर रहा है उस दौरान, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर बढ़ाने का भी काफी फोकस रहा है, साथ ही साथ बाकी नेशन से भी इंपोर्ट किया गया है, तो इंपोर्ट्स पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और अब जैसे कहा कि प्राइसेस को अब सपोर्ट मिलेगा, क्या व्यू है प्राइसेस पर? क्या सर्ज भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कंसीडरिंग डिमांड भी बढ़ेगी और ये डेवलपमेंट भी हुई है? हाँ देखिए, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। हमारा अनुमान है कि अगस्त और सितंबर दोनों महीने में हमारा पाम का इंपोर्ट जो जनरली 6-6.5 लाख टन हो रहा था पिछले 6 महीने से, वो 8.5 लाख टन तक चले जाएगा कम से कम। और फेस्टिवल सीजन भी हमारे आगे सामने है, सो इंडिया के कंज्यूमर को भी बड़ी राहत से अच्छी तरह से अच्छे भाव पे तेल मिलेगा। और मतलब जितना मार्केट नीचे आ चुका है और जिस तरह से अभी प्राइसेस बन चुकी है, तो आई थिंक पीक से कंज्यूमर को आप समझ के चलिए कम से कम 50 से 70 रुपए किलो लेवल जो है प्राइस कम मिलेगी। तो पीक हम चले गए थे, जैसे सोयाबीन ऑयल में हमारा प्राइस हो गई थी, आप समझ के चलिए करीबन 180 रुपया किलो तक की। और रिफाइंड पामोलिन में भी करीबन 175-80 रुपये तक चला गया था पर किलो का प्राइस। वो अभी प्राइस आप समझ के चलिए 120 सोया में और 105 रुपया 110 रुपया पामोलिन में, ये लेवल में होलसेल में प्राइसेस अभी पाम की आ गई है। तो आगे 3 महीने 4 महीने अच्छे राहत के हैं। एंड अभी वेज मार्केट स्टेडी हो जाए, ये ज़रूरी है, इससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमिंग नेशन दोनों को फ़ायदा है। और अभी ये इंडोनेशिया के ये डिसीजन से ये इस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। पर एक बात ज़रूर देखिए, इससे एक लेसन मिल रहा है कि इंडोनेशिया ने पहले एक्सेस किया उसको बैन करके, तो अभी हालत ये हो गई कि माल भी उनको बेचना है और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को भी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है माल को, स्टॉक को कम करने के लिए। पहले ही इतना एक्सेस नहीं किया होता तो ना जितना उनको वो रिलीफ करना होता था। तो कोई भी गवर्नमेंट आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कभी कोई एक्सेसिव स्टेप ले लेती है तो उसका उनको रिवर्सल भी बहुत हेवी करना पड़ रहा है। तो ये बात इंडोनेशिया से सबको सीखनी चाहिए कि ट्रेड को ट्रेड की तरफ से चलने दें, और ट्रेड में ज़्यादा डिसरप्शन करके कोई फ़ायदा बड़ा होने वाला नहीं है, जी हाँ। बल्कि नुकसान ही होने वाला है। और अभी पहले तो उनको कंज्यूमर की चिंता थी, अभी प्लांटेशंस और फार्मर की चिंता हो गई इंडोनेशिया को, इसलिए ये सब स्टेप्स आए। जी हाँ, काफी बड़ी लर्निंग इंडोनेशिया से है और हमने वो प्राइसेस में बहुत बड़ा मूव यहाँ पर इंटरनेशनली भी आता हुआ देखा है। तो संदीप जी, आप कहेंगे कि यहाँ पर एक पीक तो हमने इस साल में बनता हुआ देखा है और एक बॉटम भी यहाँ पर बन गया, या यहाँ से और गिरावट की उम्मीद? मोर लेस मनीषा जी, लास्ट समय भी मैंने आपके प्रोग्राम में आया था, उस समय मैंने जब प्राइस करीबन चल रही थी 3800 की इंडिट की, तो मैंने कहा था ज़्यादा में ज़्यादा 5 से 10% गिरावट हो सकती है। तो वैसे ही ये 3500 तक गया था और अब आज अभी वापस 3830 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 3500 से 4500 के बीच में चलेगा, मार्केट अभी स्टेडी रेंज में चलेगी। ओके, शुक्रिया संदीप जी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस पूरी डेवलपमेंट पर प्राइसेस पर देने के लिए। तो ये व्यू मिला है एडिबल ऑयल्स पर। कुणाल, बहुत संक्षेप में आपका क्या व्यू है प्राइस वाइज एडिबल ऑयल पैक पर? जैसे संदीप जी का व्यू है, आई हैव सिमिलर व्यू। जो भी नेगेटिव न्यूज था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पे क्रूड भी $90-95 पे बेस बना चुका है। सो फ्रॉम ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बायोडीजल डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एक्चुअल कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, आफ्टर सो मच फॉल, मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ से प्राइजेस आज जो डिसीजन आए उसके बाद भी जैसे हमने देखा प्राइजेस में बड़ी गिरावट नहीं आई है। सो मुझे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा स्तरों से कोई लंबी गिरावट आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, तो मौजूदा स्तरों से गिरावट की आशंका नहीं है, प्राइसेस मौजूदा स्तरों पर सपोर्ट लेने चाहिए, ये व्यू निकल कर आया है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर, स्ट्रैटेजी लेंगे क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स पर, एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। अब फोकस कर लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटी से। शुरुआत करेंगे कच्चे तेल से, जहां पर हमने वापस रिकवरी थोड़ी सी आते हुए देखिए। लोअर लेवल से $102 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में 7800 के आसपास प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स आए हैं सऊदी अरब और साथ ही साथ यूएस की ओर से, उसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। यूएस ने साफ इंडिकेशन दिया है कि सऊदी अरब की ओर से इमीडिएट इजाफा प्रोडक्शन में नहीं होगा। अब जो अपकमिंग मीट है ओपेक देशों की, उस पर नजरें बनी हुई हैं। लेकिन राजीव, आप कैसे देखते हैं मौजूदा डेवलपमेंट्स को और क्या व्यू है प्राइसेस पर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट दे रही है। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट को लेकर भी दो फेड ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट आया कि 100 बेसिस पॉइंट के आने की काफी कम उम्मीद है और 75 बेसिस पॉइंट को ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट भी कर चुका है। और जिस तरह से प्राइसेस में हमने कल पिछले सत्र में एक रिकवरी आते हुए देखा निचले स्तरों से, मुझे लगता है ये रिकवरी सस्टेनेबल लग रहा है अभी। मुझे यहाँ से कम से $2 से $2.5 और लगता है कि इंट्राडे में एक तेजी दिखा सकता है क्रूड ऑयल। और अगर मैं इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करूँ, मैं बिल्कुल कल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ जो कल एक्सपायर होगा, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मुझे लगता है कि 78.40 78.50 के अगर प्राइसेस आते हैं, मतलब यहाँ से 50 से 60 रुपए का करेक्शन आता है, तो एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। एंड स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन बिलो 77.80। और मुझे लगता है मार्केट 8000 से 8050 तक के प्राइसेस जो है दिखा सकता है। बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। 1 से 1.5% की तेजी चौतरफा यहाँ पर है। कुणाल, आप कहेंगे कि एक तो ओवरसोल्ड था, डॉलर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और बाजार अब काफी हद तक एक रेट हाइक फैक्टर इन कर चुका है। एक्चुअली अब तो ये भी लगने लगा है कि अगर 50 बेसिस की ही अगर रेट हाइक हुई तो हम अच्छी खासी रैली भी शायद लौटता हुआ देखें। आई थिंक चाइना में आज मॉर्निंग को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। जो पिछले हफ्ते चाइना में हमने देखा था कि वहाँ के हाउसिंग मार्केट को लेके बड़ा क्राइसिस सा माहौल बना था। पीपल वर नॉट विलिंग टू पे मॉर्गेजेस ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन जो हाउसेस थे उसके ऊपर मॉर्गेज नहीं भर रहे थे। आज मॉर्निंग ने चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट दे वांट ऑल द बैंक्स टू गिव द लिक्विडिटी टू द रियल एस्टेट डेवलपर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। सो इसके चलते हुए पूरा मेटल सेक्टर में एक वाइब्रेंसी आ गई है कि ये जो लास्ट हफ्ते जो हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, उसके चलते हुए हमने 8-10% के मेटल्स में डाउन साइड मूव देखे थे। आज मॉर्निंग को जैसे चाइना का गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आया, उसके बाद आयरन ओर, कॉपर, स्टील सभी 2-3% ऊपर है। सो आई थिंक दिस कैन कंटिन्यू। दूसरा रीजन, डॉलर इंडेक्स टाइम बिंग के लिए 109 का पीक आउट हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल 109 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाने वाला है, बिकॉज ये हफ्ते में यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट। सो जो लगातार यूरो गिर रहा था वो गिरना एक बार बंद हो जाएगा और यहाँ से ये 109 के ऊपर ये हफ्ते में डॉलर इंडेक्स जाएगा, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। सो वीक डॉलर और चाइनीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से मेटल में एक पुल बैक नजर आ रहा है। लंबी तेजी आई विल स्टिल नॉट अग्री, बट यहाँ से कॉपर 10-15 रुपया बढ़ सकता है, एल्यूमिनियम 3-4 रुपया बढ़ सकता है, जिंक 5 रुपया बढ़ सकता है। सो दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग मूव इज एक्सपेक्टेड। सो आज के दिन के लिए मैं बाय रिकमेंडेशन दूंगा। आप कॉपर में बाय कर सकते हैं 624-625 में। ऊपर में आपको 635-638 के लेवल कॉपर ट्रेड करते हुए दिखा सकता है। ओके राजीव, गोल्ड सिल्वर पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? दीपाली जी, गोल्ड सिल्वर में मुझे सिल्वर थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। सिल्वर ओवरसोल्ड भी लग रहा है। और जहां तक गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सिल्वर को आउट परफॉर्म करना चाहिए गोल्ड के कंपैरिजन में। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अब एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है अराउंड 50,400 50,450। तो 50,450 के पास में थोड़ा सा आज के सुबह के ट्रेंड के हिसाब से कंट्रेरियन व्यू लेना चाहूंगा। मुझे लगता है पुल बैक ये सस्टेनेबल नहीं लगता। इसमें सेलिंग किया जा सकता है अराउंड 50,450 पे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 50,650 का। वापस मार्केट एक बार 50,200 50,100 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और जहां तक सिल्वर की बात है, मुझे लगता है सिल्वर में अगर कोई करेक्शन आता है अराउंड 55,000 या 54,500 के आसपास फिर से रेट आते हैं, तो आई थिंक सिल्वर लुक्स लुक्रेटिव देन गोल्ड टू मी।
ऑलराइट, जाते जाते एक व्यू रुपए पे ले लेते हैं। और कुणाल, यहाँ पर क्या व्यू है? 79.88 जैसे स्तर फिलहाल यहाँ पर स्क्रीन पे। वेल, डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने कहा पीक आउट लग रहा है, तो रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं होना चाहिए अंटिल द नेक्स्ट इंडियन रेट हाइक। मेरा व्यू है 80-10, 80-15 आर द लेवल्स वेयर वन शुड सेल यूएसडी INR पेयर, एंड ऑन द डाउन साइड 79-80, 79-70 आर द लेवल्स वेयर दे शुड कवर इट। ओके, चलिए, तो ये व्यू रहा रुपए पर। फिलहाल 79.88 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया राजीव और कुणाल, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, सभी पर अपना व्यूज और अपने जो स्ट्रैटेजीज है कमोडिटीज पर वो बताने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।